नमस्ते, हिंदी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं दहेज लाई हूँ। इस अहंकार के साथ व्यवहार करने वाली बहू को विवेकशील ससुर ने कैसा जवाब देकर उसका मुंह बंद कराया, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं इसे शुरू कर रही हूँ। अभी बारिश थमी ही थी। घर में पिछले 1 घंटे से पति, पत्नी और आधे घंटे से सास और दूसरी बहू सुनीता के बीच वाकयुद्ध छिड़ा हुआ था, जो एक छोटे तूफान का रूप लेने ही वाला था कि तभी ससुर प्रकाश जी हाथ में थैला लिए स्कूटर से उतरे और घर में कदम रखा। उन्हें देखते ही छोटी बहू सुनीता गुस्से में तेजी से अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू पद्मा सिर झुकाकर रसोई की ओर बढ़ गई। दूसरे बेटे अजय ने अपना लाल चेहरा पिता को दिखाना ठीक नहीं समझा और अखबार के पीछे मुंह छिपा लिया। उनकी पत्नी कमला जी ने गुस्से चेहरे से पति की ओर घूर कर देखा। घर में कदम रखते ही इस तरह का माहौल उनके लिए नया नहीं था। पहली बार ऐसा न होने के कारण उन्होंने शांति से सब्जियों का थैला रसोई के पास रखा और पत्नी की ओर क्या हुआ वाले भाव से देखा। कमला जी ने मेरा कर्म, मेरी फूटी किस्मत कहते हुए अपने माथे पर हाथ मार लिया। पद्मा ने कॉफी का गिलास लाकर ससुर को दिया। क्या हुआ? उन्होंने बड़ी बहू से पूछा। क्या बताऊं और कैसे बताऊं वाले असहाय भाव से उसने अपनी सास और ससुर की ओर देखा और रसोई में चली गई। बड़ों ने सच ही कहा है कि अनुभव कितनी बड़ी चीज है। प्रकाश जी एक बैंक मैनेजर थे। पत्नी कमला जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वे सब कुछ विस्तार से बताएंगी। प्रकाश जी बैंक में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे और अपनी कड़ी मेहनत से बैंक मैनेजर के पद तक पहुंचे थे। पिछले साल ही वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। बड़े बेटे विजय की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे बैंक में नौकरी दिलवा दी गई। पद्मा एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए चुना था। बेटे और बहू ने इस रिश्ते पर कभी कोई शिकायत नहीं की। छोटा बेटा अजय बचपन से ही चतुर और बुद्धिमान था। उसने इंजीनियरिंग की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी जी ने अजय की स्मार्टनेस और बुद्धिमत्ता को देखकर अपनी बेटी का रिश्ता प्रस्तावित किया। सुनीता में सुंदरता से अधिक अहंकार था। वह एक लाड प्यार में पली बढ़ी जिद्दी लड़की थी, जो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती थी। इंजीनियर अजय को पसंद करके शादी करने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले उसके मायके की तुलना में कम हैं, तो उसके मन में उनके प्रति तिरस्कार का भाव आ गया। शादी के 3-4 महीनों के भीतर ही उसने ताने मारना शुरू कर दिया। पहले उसने सिर्फ पति के सामने यह सब शुरू किया, लेकिन 6 महीने बीतते बीतते वह सास और सबके सामने अपमानजनक बातें करने लगी। घर का कोई काम न छूते हुए वह खुद को महारानी समझने लगी थी। घर में कोई भी मेहमान आता तो वह अपने मायके की बड़प्पन के किस्से सुनाने लगती। वह अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाती। वह अपने साथ लाए गए पलंग, गद्दे, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, चांदी के बर्तन और गहने गर्व से सबको दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला जी सोचती थीं कि शायद वह अपने मायके में बहुत लाड प्यार से पली है, इसलिए धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहू का अहंकार और घमंड बढ़ता ही गया। उसमें सबके साथ मिलकर रहने का गुण दिखाई नहीं दिया। एक दिन जब सास ने धीरे से कहा, बेटा रसोई में जाकर पद्मा की थोड़ी मदद कर दो, तो सुनीता ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे काम करना नहीं आता। वह ससुर तक को सम्मान नहीं देती थी। पैर हिलाते हुए किताब पढ़ना या सोफे पर पैर रखकर टीवी देखना उसकी आदत बन गई थी। काम करने वाली बाई पर चिल्लाना, खाने में कमियां निकालना और यदि अजय कोई चीज लाना भूल जाए तो सबके सामने उस पर झगड़ना उसका रोज का काम था। सास को पलटकर जवाब देना उसे बहुत अच्छा लगता था, भले ही बाकी लोग इसे नापसंद करें। इतना ही नहीं, बात
बात पर वह अपने मायके के दहेज का जिक्र करती, शादी का खर्च 1 लाख, सामान 30,000, गहने 1 लाख। वह कहती कि उसके भाई उसे और संपत्ति देंगे। उसके इस व्यवहार का आधा कारण उसका स्वभाव था और आधी वजह घर में पद्मा की मौजूदगी थी। पद्मा गरीब घर की होने के बावजूद बहुत सुंदर थी। उसका रंग निखरा हुआ, आंखें सुंदर और बाल काले थे। वह देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अपनी जेठानी का खुद से अधिक सुंदर होना सुनीता के मन में ईर्ष्या पैदा करता था। घर में सब लोग पद्मा को सम्मान और प्यार देते थे और हर काम के लिए उस पर निर्भर रहते थे। पद्मा का घर का केंद्र बिंदु होना सुनीता को खटकता था। वह सोचती कि इतने बड़े घर से आने और इतना दहेज लाने के बावजूद लोग उस पद्मा को अधिक महत्व देते हैं जिसके पास कुछ नहीं है। वह यह बातें नौकरों और पड़ोसियों के सामने कहकर पद्मा को छोटा दिखाने की कोशिश करती थी। इस पुरानी कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पिछले 1 हफ्ते से वह पति पर वीसीआर खरीदने के लिए दबाव बना रही थी। अजय ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं। उसने कहा, पैसे क्यों नहीं हैं? अगर आपके पास नहीं हैं, तो मेरे मायके वालों ने जो पैसे दिए थे, उनमें से दे दो। अजय ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे वालों ने कब दिए? सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या नाटक कर रहे हैं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? मेरे पिता ने मेरे नाम पर बैंक में 50,000 रुपये जमा कराए थे। उन पैसों का क्या हुआ? अजय ने कहा, वह पैसा तो खर्च हो गया। सुनीता चिल्लाई, उस पैसे को खर्च करने का अधिकार आपको किसने दिया? मैंने दहेज देकर आपको खरीदा है। पत्नी के इस व्यवहार से तंग आकर अजय ने मौका देखकर तीखा जवाब दिया, दहेज दिया या रिश्वत? तुम जैसी पत्नी को जीवन भर झेलने के लिए तुम्हारे पिता ने मुझे यह छोटी सी रिश्वत देकर तुम्हारे गले बांध दिया। यह सुनते ही सुनीता भद्रकाली की तरह भड़क उठी। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो गया था। वह गुस्से में बड़े बातें करने लगी। अजय गुस्से में चप्पल पहनकर बाहर निकल गया। छी, मैं बाहरी सुंदरता देखकर धोखा खा गया। रविवार के दिन घर में यह तमाशा देखकर कमला जी दुखी थीं। उन्होंने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा? अजय ने कहा, माँ, वह कह रही है कि उसने दहेज देकर मुझे खरीदा है और वह पैसा उसका है। कमला जी ने कहा, दहेज क्या हमने तिजोरी में रखा है? वह तो शादी के खर्चों में ही निकल गया। पर वह यह बात कितनी बार कहेगी? अंदर से सुनीता की आवाज आई, लाख बार कहूंगी। दहेज दिया है इसलिए कहूंगी। इसके बाद करीब 15 मिनट तक सास बहू के बीच तीखी बहस हुई। अजय और पद्मा मूकदर्शक बने रहे। प्रकाश जी के आने तक यह झगड़ा शांत नहीं हुआ। रात को कमरे में जाते ही सुनीता ने फिर शुरू कर दिया, देखिए, आप जो भी करें वो 50,000 रुपये लाकर उसके मुंह पर मारिए। कमला जी ने भी आवेश में आकर अपने पति से कहा, अब मुझसे उसके ताने और नहीं सुने जाते। वह अपने मायके और दहेज का घमंड दिखाती है। आज तो उसने हद पार कर दी। अजय भी कमरे में आया और बोला, पिताजी, माँ सही कह रही हैं। अगर हमें अपना सम्मान बचाना है तो वे 50,000 रुपये उसके मुंह पर फेंकने ही होंगे। वह हमें तिनके के बराबर समझती है। मैं ऑफिस से लोन ले लूंगा, आप बस आधा इंतजाम कर दीजिए। बेटे के चेहरे पर दुख और अपमान देखकर प्रकाश जी समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने बेटे को दिलासा दिया, चिंता मत करो अजय, मैं देख लूंगा। तुम जाकर आराम करो। 2 दिन बाद रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में जा रहे थे, प्रकाश जी ने सबको रुकने को कहा। उनकी आवाज गंभीर थी। सुनीता मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गई। अजय हैरान था। प्रकाश जी ने हाथ में कागज और पेन लिया। उन्होंने कहना शुरू किया, यह हमारे परिवार के सम्मान की बात है। सुनीता ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ, मैंने पैसे दिए हैं इसीलिए कह रही हूं। प्रकाश जी ने उसे शांत कराते हुए कहा, पूरी बात सुनो। दहेज वह पैसा है जो शादी के लिए दिया जाता है। तुम्हारे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, हमने मांगा नहीं था। वह पैसा बैंक में जमा करने के लिए नहीं,
बल्कि शादी के खर्च के लिए था। अजय, हिसाब लिखो। तुम्हारे गहने 13,000 रुपये, तुम्हारी साड़ियां 6,000 रुपये, तुम्हारे घर वालों के कपड़े 2,000 रुपये, अजय के कपड़े 4,000 रुपये। हमने अपने निजी खर्च के लिए, यानी पूरे परिवार के कपड़ों के लिए केवल 3,000 रुपये ही खर्च किए थे। लेकिन उसके बाद बाजे, गृह प्रवेश और हमारे रिश्तेदारों को दिए गए कपड़ों का खर्च मिलाकर कुल 60,000 रुपये हो गया। इसका मतलब है कि आपके दिए गए पैसों के अलावा 10,000 रुपये मुझे अपनी जेब से लगाने पड़े। प्रकाश जी, आपको अपने बेटे की शादी का खर्च खुद उठाना चाहिए था। हमारा सारा पैसा इसमें खर्च क्यों किया गया? इस बात पर सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रकाश जी ने खुद पर नियंत्रण रखते हुए कहा, हाँ, वह पैसा जिसे तुम अपनी भाषा में कह रही हो कि तुमने 50,000 रुपये देकर मेरे बेटे को खरीद लिया है ना? अगर तुम हमारे खर्च किए हुए पैसों को इस तरह तुच्छ समझती हो, तो हमें तुम्हारी पाई पाई का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। देखो सुनीता, तुम सब जगह यह कहती फिर रही हो कि तुमने दहेज दिया है और मेरे बेटे को खरीदा है। यह हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हम सबके लिए अपमान की बात है। इसीलिए हमने तय किया है कि तुम्हारा दिया हुआ पैसा तुम्हें वापस कर दें। ये लो 50,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि अब हम तुम्हारे कर्जदार नहीं रहे। साथ ही यह भी याद रखना कि तुमने अपने मायके वालों को कितने कपड़े और क्या क्या दिया, उसका हिसाब भी बराबर हो गया है। हमने अपने बेटे को तुम्हें बेचा नहीं है। आज से मेरे बेटे की कमाई हमारी है। उसकी मेहनत का पैसा हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। उसने तुमसे शादी की है, इसलिए आज से तुम्हारी रोटी, कपड़ा और परवरिश की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। लेकिन उसके ऊपर और उसकी कमाई पर पूरा अधिकार हमारा है। शायद तुम्हें पत्नी होने का या शादी का असली मतलब ही नहीं पता, सुनीता ने व्यंग से कहा। प्रकाश जी बोले, मुझे पता है। पत्नी का मतलब है घर की लक्ष्मी, उसके बच्चों की माँ और पति के सुख दुख में साथ निभाने वाली संगिनी। लेकिन मुझे यह भी पता है कि पति का मतलब सिर्फ पैसा कमाने वाला मशीन नहीं होता जिसे खरीदकर अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। प्रकाश जी ने आगे कहा, देखो बहू, ये सब बातें फिजूल हैं। हमने अपने बेटे को 25 साल तक पाला पोसा है। उसे पढ़ाने लिखाने में ढेर सारा पैसा खर्च किया है। तो फिर हम उसकी कमाई पर अपना हक छोड़कर उसे यूं ही तुम्हें क्यों सौंप दें? क्या एक पिता का अपने बेटे को खिलाना पिलाना और पढ़ाना सिर्फ एक परोपकार है? क्या माता पिता का यह फर्ज मजाक है? सुनीता ने ससुर का मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मैंने अपने बेटे पर बहुत निवेश किया है। बचपन से उसके खान पान और पढ़ाई का खर्च तो छोड़ ही दो, उसे सिर्फ इंजीनियरिंग कराने में ही 45,000 रुपये खर्च हुए हैं। इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद जब वह आज 3,000 कमा रहा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों कर दूं? क्या वह कोई वस्तु है? तो बेटे को शादी नहीं करना था, तब आपके पैसे पूरे वसूल हो जाते ना। तुमने सही कहा, इतना खर्च करने के बाद भी हम उसकी कमाई की आशा न करें, पर तुमने जो 50,000 दिए उस पर हम हक जताएंगे क्या? देखो बहू, मेरे बेटे की शुरुआती तनख्वाह 3,000 है, यानी साल के 36,000। कुछ समय में यह 5,000 और फिर 10,000 भी होगी। आने वाले 30 सालों की नौकरी में अगर औसत 3,000 भी पकड़ें तो वह 10 लाख से ज्यादा कमाएगा। तो क्या हम तुम्हारे उन 50,000 रुपयों के लालच में इतने कीमती बेटे को तुम्हें सौंप दें? किसी के पास खेत या बाग हो तो उसके फल वही भोगता है, राह चलते लोगों को नहीं देता। अगर कोई देख रेख नहीं कर पाता, तभी उसे बेचकर पैसा लेता है। मेरा बेटा लाखों की कीमत का है, उसे इन चंद रुपयों के लिए बेचा हुआ कैसे मान लें? सुनीता ने सिर झुका लिया। प्रकाश जी बोले, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ आएगा। माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं,
काबिल बनाते हैं और शादियां करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ताकि वंश आगे बढ़े। लेकिन कोई भी माता पिता इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाते कि कल को कोई 5 या 10 लाख का दहेज देकर उनके बेटे पर अपना कब्जा कर ले। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ कम है। जहां लड़कियों को पैसे देकर लाया जाता है वहां दहेज की समस्या नहीं होती। लेकिन हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में परंपराओं का मान रखना पड़ता है। शादी ब्याह में लेन देन एक रस्म है, कोई सौदा नहीं। अपनी ननद को साड़ी या चूड़ी बिंदी देना हमारा रिवाज है। लड़के की शादी हो तो बुआ और बहनों का मान सम्मान करना पड़ता है। यह परंपरा है, उन्हें प्रताड़ित करना नहीं। एक मध्यम वर्गीय पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी बच्चों की खुशी के लिए खर्च करता है। वह दहेज के लालच में नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी और सामाजिक मर्यादा के कारण सिर झुकाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दहेज का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन एक साधारण गृहस्थ की असमर्थता को समझना चाहिए। शायद 100 में से कोई एक लालची हो सकता है जो पैसों के लिए तंग करे, लेकिन बाकी सब तो बस मर्यादा निभाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी ने गंभीर होते हुए कहा, सुनीता, मैंने सुना है कि तुम बार बार अपने मायके के अमीर होने का घमंड दिखाती हो और पद्मिनी को नीचा दिखाती हो। वह तुम्हारी तरह अमीर घर में पैदा नहीं हुई, लेकिन उसका व्यवहार और शालीनता ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है। कोई भी सास ससुर अपनी बहू से यही उम्मीद करते हैं। सुनीता, तुम हमारे घर में रह रही हो, लेकिन हमारे मन में नहीं। इस घर में रहने के बदले तुम 1000 रुपये दो, बाकी अपनी जरूरतों के लिए रखो। हमारे घर में रहकर हमें ही छोटा समझने का तुम्हारा अहंकार अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हम इस घर में हैं, अधिकार हमारे ही रहेंगे। एक बहू के रूप में तुम्हें तालमेल बिठाना होगा और घर की मर्यादा समझनी होगी। याद रखो, तुम्हारा मायका चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम्हें पहचान तुम्हारे ससुराल के नाम से ही मिलेगी। इतना कहकर वे कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। सुनीता एक घायल शेरनी की तरह खड़ी रही। अजय ने घबराकर पूछा, पिताजी, क्या आप वाकई सीरियस हैं? प्रकाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अजय, इतना सब कहने के बाद भी अगर इस लड़की के चेहरे पर पछतावा होता तो मैं यह बात नहीं कहता, लेकिन इसका अहंकार कम नहीं हुआ। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम कुछ समय अलग रहकर अपनी गृहस्थी संभालो, बिना इसके मायके की मदद लिए। जब यह खुद घर का सारा काम करेगी और मेहनत की कमाई की कीमत समझेगी, तभी इसे अक्ल आएगी। हमने दहेज का पैसा वापस कर दिया है, इसलिए अब यह हमें किसी बात के लिए दोष नहीं दे सकती। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, दुखी मत हो। इसे सुधारने का मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। प्रकाश जी की इन तार्किक और स्वाभिमानी बातों ने घर के उस भारी माहौल में जैसे एक बिजली सी कौंधा दी थी। सुनीता, जो अब तक अपने मायके के धन को अपनी ढाल समझती थी, आज पहली बार निहत्थी महसूस कर रही थी। ससुर द्वारा लौटाए गए वे 50,000 रुपये मेज पर रखे थे, जो उसकी नजर में उसकी कीमत थे, लेकिन प्रकाश जी ने आज साबित कर दिया था कि रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब सब अपने कमरों में चले गए, सुनीता की आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार मेज पर रखे उन रुपयों और प्रकाश जी के शब्दों के बारे में सोच रही थी। तुम हमारे घर में रह रही हो, लेकिन हमारे मन में नहीं। यह वाक्य उसके कान में किसी तीखे तीर की तरह चुभ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दहेज को वह अपना गौरव समझती थी, उसी ने उसे अपनों के बीच पराया बना दिया था। अगले दिन सुबह घर का नजारा बदला हुआ था। रोजाना देर से उठने वाली सुनीता आज सूरज निकलने से पहले ही जाग गई थी। रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी। पद्मा रोज की तरह काम में जुटी थी। सुनीता दबे पांव रसोई में गई और चुपचाप पद्मा के हाथ से चाकू लेकर सब्जियां काटने लगी। पद्मा ने हैरानी से उसे देखा, पर सुनीता ने नजरें नीची कर रखी थी। यूं आंखों में अहंकार की जगह पश्चाताप के आंसू थे।
नाश्ते की मेज पर जब सब इकट्ठा हुए तो सुनीता ने वे 50,000 रुपये उठाकर प्रकाश जी के चरणों में रख दिए। उसकी आवाज आज पहली बार धीमी और भरी हुई थी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। कल तक मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ लेकर आई हूं, पर आज समझ आया कि मैं इस घर के संस्कारों और प्यार के आगे बिल्कुल खाली हाथ आई थी। ये रुपये मेरे अहंकार की कीमत थे, इन्हें वापस रख लीजिए। मुझे घर से अलग मत कीजिए, मुझे बहू नहीं, इस घर की बेटी बनना सीखना है। प्रकाश जी की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने झुककर रुपये नहीं, बल्कि बहू का सिर सहलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर परिवार का सम्मान और आपसी प्रेम ही वह असली दहेज है जो एक स्त्री अपने साथ लेकर आती है और घर को स्वर्ग बनाती है। कमला जी ने मुस्कुराते हुए सुनीता को गले लगा लिया और पद्मा ने चाय का कप आगे बढ़ाया। उस सुबह चाय की महक के साथ साथ घर में कड़वाहट की जगह फिर से रिश्तों की मिठास घुलने लगी थी। तूफान थम चुका था और एक नए, समझदार परिवार की शुरुआत हो चुकी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।